फूरियर सीरीज में इस्तेमाल होने वाले इम्पोर्टेंट रिलेशन की इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चौथे रिलेशन के बारे में, जो कि फूरियर सीरीज में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है। तो ये रिलेशन कौन सा है? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई कोस ऑफ mx इंटू कोस ऑफ nx dx इज इक्वल्स टू पाई इन द केस ऑफ m इज इक्वल्स टू n। तो अभी तक हमारे जो तीन रिलेशन थे वो तीन रिलेशन m डज नॉट इक्वल टू n के केस में थे। मतलब कि उन तीनों इक्वेशन में हमने जो बेसिक केस कंसीडर किया था वो केस कौन सा था कि यहाँ पे कोई भी सीरीज के साथ इस्तेमाल होने वाले ये m और n जो कि एक इंटीजर नंबर्स है वो क्या होने चाहिए, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इन तीनों रिलेशन में ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे ये m और n दोनों इंटीजर नंबर अगर इक्वल होते हैं तो ये हमारे इंटीग्रेटिंग इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में क्या चेंज आता है। तो अभी हम उन सभी रिलेशन में से पहले रिलेशन को देखने वाले हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है, और देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये रिजल्ट किस तरह से प्रूव होता है। तो देखिए हमारा बेसिक रिलेशन कौन सा है? हमारा बेसिक रिलेशन या फिर बेसिक इक्वेशन है ये I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई कोस ऑफ mx इंटू कोस ऑफ nx dx इज इक्वल्स टू पाई। तो अभी हमारे पास यहाँ पे केस कौन सा है? केस में हमारे पास रिजल्ट है m इज इक्वल्स टू n। मतलब कि हमें यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में, मतलब कि दोनों कोसाइन सीरीज में जहाँ पे भी आपको m दिख रहा है वहाँ पे आप n लिख सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको n दिख रहा है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। तो पहला काम हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन में, मतलब कि इस टर्म में यहाँ पे हम m इज इक्वल्स टू n का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, जहाँ पे भी आपको m देखने को मिलेगा वहाँ पे आप m की रिप्लेसमेंट में क्या लिख देंगे? n लिख देंगे। तो इसके कारण क्या होगा, देखिए ये आपका कोस ऑफ mx वाला टर्म क्या हो जाएगा? कोस ऑफ nx, और ये तो कोस ऑफ nx वाला टर्म तो एज इट इज यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो इसके कारण यहाँ पे क्या बनता है, ये जो आपके पास यहाँ पे कोस ऑफ mx और कोस ऑफ nx था ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? कोस ऑफ nx कोस ऑफ nx। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये जो दोनों आपके टर्म है वो कौन से है? इक्वल है, और दोनों क्या है? मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इसे स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है? कोस स्क्वायर nx dx। तो अब आप ये देखिए कि इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई चेन रूल नहीं है। चेन रूल से मेरा मतलब क्या है कि अगर यही टर्म आपके पास डिफरेंशिएशन में होती तो क्या होता? आप डिफरेंशिएशन में ये कुछ इस तरह से यूज करते, कोस स्क्वायर x। तो आप इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करते? पहले आप इस पावर को क्या लिखते? आगे लिखते। तो क्या होता? 2 टाइम कोस ऑफ x, ये कुछ इस तरह से लिखा जाता। फिर आप क्या करते? इस कोस ऑफ x का फिर से डिफरेंशिएशन लिखते, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ में लिखा जाता। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे चेन रूल का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये किस केस में इस्तेमाल होता था? जब आप इसी टर्म का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तब। लेकिन अभी हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में कोई भी ऐसा चेन रूल होता नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे पास चेन रूल नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोस ऑफ nx इंटू कोस ऑफ nx, इन दो टर्म्स का या तो मुझे मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर मुझे इस कोस स्क्वायर nx इस इक्वेशन को कुछ ऐसे ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन में टर्न आउट करना चाहिए कि जिसके कारण ये ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन मुझे इस स्क्वायर को दूर करके मुझे कोई एक स्क्वायर लेस टर्म, मतलब कि जिसका पावर 1 हो, ऐसी कोई टर्म मुझे दे सके। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल इस्तेमाल करता हूँ तो ये प्रोसीजर मेरे लिए बहुत ही लेंथी साबित होगी।
जो कि मुझे यहाँ पे करनी नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए, कोई ऐसे ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए कि जिसके कारण ये जो आपका स्क्वायर का पावर है ना वो यहाँ से रिड्यूस हो जाए और मुझे 1 पावर की कोई एक टर्म मिल जाए। तो हमारे पास ट्राइगोनोमेट्री में कोई एक ऐसा रिलेशन है। तो ये रिलेशन क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है तो मैं कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल्स में क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कोस ऑफ 2 टाइम थीटा ऑल डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहां पे आपके पास स्क्वायर था तो उस वक्त में एंगल कितना था, एंगल यहां पे सिर्फ और सिर्फ थीटा था। मतलब कि ये जो आपका कोस टर्म है, ये कोस टर्म कौन से फॉर्मेट में था, स्क्वायर के फॉर्मेट में, और एंगल कौन सा था, थीटा था। लेकिन अगर मैं इस स्क्वायर को मतलब कि इस स्क्वायर को यहाँ से रिलीज करना चाहता हूँ तो मुझे एंगल में मॉडिफिकेशन देना होगा। वो एंगल कितना बनेगा, वो एंगल इस इक्वेशन में बनेगा 2 टाइम थीटा। मतलब कि यहाँ पे एंगल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल इक्वेशन में एंगल कितना है, सिंगल टाइम है, जबकि ये जो हमारा मॉडिफाई हुआ इक्वेशन है, इस मॉडिफाइड इक्वेशन में ये एंगल कितना बनेगा, 2 टाइम थीटा बनेगा। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है कि जब आप कभी कोई भी एक इक्वेशन को या फिर किसी एक टर्म को मॉडिफाई करते हैं तो उस टर्म को मॉडिफाई करने के कारण आपको वहाँ पे या तो एंगल में या तो फिर कोई साइन में कुछ इस तरह से आपको चेंज लाना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में इक्वालिटी प्रिपेयर नहीं होती है, कोई ना कोई यहाँ पे लूप होल्स होते ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये स्क्वायर वाली टर्म को जब आप रिलीज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसी इक्वेशन को बेस लेकर क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में जो ये आपका कोस स्क्वायर nx है इसे आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिप्लेस किस तरह से करेंगे, आपके इस इक्वेशन में जहां पे भी आपको थीटा नजर आएगा वहां पे आप क्या लिखेंगे, वहां पे आप लिखेंगे nx, क्योंकि हमारे इस इक्वेशन में ये थीटा कौन सा है, ये यहाँ पे nx ही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ये हमारे बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन के बेसिस के ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आपका इक्वेशन है जिसे आपने यहाँ पे चेंज किया है, 1 प्लस कोस ऑफ 2 टाइम थीटा की रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, nx अपॉन 2 dx। अब क्या करते हैं, ये आपका पूरा का पूरा डिनोमिनेटर यानी कि 1/2 इसे आप यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन के बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका तो इंटीग्रेशन होने से रहा, तो इसके कारण हमें कोई मैथमेटिकल स्टेप्स में आसानी रहे, जिसकी वजह से मैं इस 1/2 को क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन की साइन के बाहर ले लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन की साइन के अंदर क्या बचेगा, अंदर रहेगा 1 प्लस कोस ऑफ 2 टाइम nx dx। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म को इंटीग्रेशन की ये जो साइन है ये क्या करनी है, सेपरेटली प्रोवाइड करनी है। तो अब मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन की इस साइन को मैं इन दोनों टर्म्स में सेपरेटली प्रोवाइड कर देता हूं। तो देखिए ये आपकी टर्म है जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से सेपरेटली इंटीग्रेशन टर्म्स को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का भी dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो ये बन जाता है 1 इंटू dx। फिर ये क्या होगा, कोस ऑफ 2 टाइम nx, इसका भी dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो यहां पे क्या आता है, कोस ऑफ 2 टाइम nx dx। और दोनों को जो लिमिटेशन यहाँ पे प्रोवाइड होगी वो लिमिटेशन क्या होगी, वो यहाँ पे पीरियोडिक लिमिटेशन -π से लेकर पाई तक की दोनों टर्म को कॉमनली यहाँ पे प्रोवाइड होगी। तो आई होप कि यहां तक आपको ये पूरा का पूरा क्लेरिफिकेशन समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया था, इस इक्वेशन को कंसीडर किया और ये हमारी बेसिक कंडीशन कौन सी थी, m = n, जिसे कि हमने इस इक्वेशन में रिप्लेस करके कोस स्क्वायर nx को कंसीडर किया और इस बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन को यहाँ पे इस्तेमाल करके हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे रिप्लेस करके क्या किया है, अभी हमने इंटीग्रेशन को दोनों टर्म को क्या किया है, सेपरेटली प्रोवाइड किया है। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का ये जो यहाँ पे रिलेशन है इस रिलेशन को इस्तेमाल करना है। तो जाहिर सी बात है कि पहले इस टर्म का हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 इंटू dx,
मतलब कि ये यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ dx भी बोल सकते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन होगा x। तो यहाँ पे पहली टर्म का इंटीग्रेशन हो जाता है x और लिमिट यहाँ पे क्या बनेगी, -π से लेकर पाई तक की। तो पहले टर्म का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाता है। फिर दूसरी टर्म कौन सी है, दूसरी टर्म यहाँ पे है cos ऑफ 2 टाइम nx। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए ये है आपका cos ऑफ 2 टाइम nx। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन cos ऑफ थीटा का क्या है, वो है साइन ऑफ 2 टाइम nx, मतलब कि साइन ऑफ थीटा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आपके थीटा के आगे, मतलब कि इस पूरी की पूरी टर्म में जो भी आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल कौन सा है, x है। तो अगर इस वेरिएबल के आगे कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हुई है तो आपको इंटीग्रेशन करने के वक्त क्या करना पड़ेगा, उस कांस्टेंट टर्म को, मतलब कि उस मल्टीप्लाई हुई टर्म को आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के इक्वेशन के डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x के आगे जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई की गई है वो क्या है, 2 टाइम n, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x है, जबकि 2 और n ये दोनों टर्म क्या है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसके कारण आपको इस इंटीग्रेशन के वक्त 2 टाइम n को इस साइन ऑफ 2 टाइम nx टर्म के डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लेने के वक्त ये काम यहाँ पे किया है। देखिए ये है आपका cos ऑफ 2 टाइम nx, जिसका हमने इंटीग्रेशन करने के वक्त यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए cos ऑफ 2 टाइम nx का इंटीग्रेशन बनता है साइन ऑफ 2 टाइम nx और डिनोमिनेटर में लिखा जाता है 2 टाइम n। और यहाँ पे इसकी लिमिटेशन स्टैंडर्ड जो कि हमारे पास है -π से लेकर पाई तक की, वो यहाँ पे हमने इसी तरह से लिख दी है। तो इंटीग्रेशन में हमें क्या देखना था कि 1 टाइम dx, इसका ऑर्डिनरी सा इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ x, और ये आपका cos ऑफ 2 टाइम nx, इस टर्म का इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा साइन ऑफ 2 टाइम nx, और x के आगे का ये जो मल्टीप्लायर है 2 टाइम n, वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखा जाएगा। और दोनों में हमने लिमिटेशन -π से लेकर पाई तक की प्रोवाइड कर दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x के रिप्लेसमेंट में और यहाँ पे साइन सीरीज में जो आपका x है उसके रिप्लेसमेंट में यहाँ पे आपको पाई और -π, मतलब कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों को यहाँ पे यूज करना है। तो क्या होगा, देखिए पहले यहाँ पे जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इस्तेमाल करते हैं तो इसका बेसिक सा प्रिंसिपल क्या है, पहले आएगी अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है, पाई, फिर क्या होगा माइनस साइन जो कि इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है वो यहाँ पे हम रखेंगे, फिर क्या करेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है -π। तो ये हो गई आपकी पहले टर्म की लिमिट का एप्लीकेशन, मतलब कि यहाँ पे आपने जब लिमिट को अप्लाई किया तो आपको टर्म क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई। अब दूसरे टर्म में क्या होगा, देखिए दूसरे टर्म में हमारे पास साइन सीरीज में जहां पे भी आपको x नजर आएगा वहां पे आपको क्या करना है, पाई और -π को इस्तेमाल करना है। तो पहले जब हम अपर लिमिट को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, साइन ऑफ 2 टाइम nπ, मतलब कि ये बनेगा साइन ऑफ 2 टाइम nπ अपॉन 2n एज इट इज। फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन के रूल्स के अकॉर्डेंस में नेगेटिव साइन आएगी। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इस लोअर लिमिट को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 टाइम n, x के रिप्लेसमेंट में आएगा यहाँ पे -π अपॉन आएगा 2 टाइम n। तो ये हो गई लिमिट का एप्लीकेशन, मतलब कि लिमिट को अप्लाई करने के कारण हमें यहाँ पे क्या मिला है, 1/2 इंटू द ब्रैकेट पाई माइनस पाई प्लस साइन ऑफ 2 टाइम nπ अपॉन 2 टाइम n माइनस साइन ऑफ 2 टाइम n -π अपॉन 2 टाइम n। अब हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स के ऑर्डिनरी प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करना है और इसे सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, और इस सिंप्लीफिकेशन के आखिर में जो भी हमारे पास यहाँ पे साइन सीरीज की वैल्यू बन के आनी चाहिए वो वैल्यू वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, जिसके कारण हमें यहाँ पे इसका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रीवियस रिलेशन कौन सा था,
प्रीवियस रिलेशन ये था कि जिसमें हमने लिमिट अप्लाई कर दी थी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस और माइनस की जो साइन है इस साइंस को एडजस्ट करना है। तो देखिए ये यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, पाई प्लस पाई। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करके हमने पाई प्लस पाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि साइन कैसा फंक्शन है, साइन यहाँ पे ओड फंक्शन है। तो इसके कारण क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा, इसे हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा, जिसका जाहिर सा मतलब क्या होता है कि थीटा के आगे यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली ये नेगेटिव साइन आपके फाइनल इक्वेशन में क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। तो यहाँ पे भी हमारे इस टर्म में भी माइनस पाई है, मतलब कि एंगल के साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो इस नेगेटिव साइन को हम यहाँ पे आगे ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन के साथ कंपेयर होके क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे हो जाएगी पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगी क्या, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें ये मॉडिफिकेशन को लिखना है कि ये माइनस साइन और इस माइनस साइन के कारण आपको यहाँ पे मिलता है प्लस। तो ये हो गया इस टर्म का प्लस और माइनस के रिलेशन में जो भी मॉडिफिकेशन हो सकता था उस मॉडिफिकेशन के आखिर में बनने वाली टर्म। तो ये टर्म में अब आपको देखना है कि साइन ऑफ 2 टाइम n पाई इसकी वैल्यू क्या होती है। हम ये जानते हैं कि साइन ऑफ n टाइम पाई मतलब कि अगर आप पाई के साथ कोई भी इंटीजर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर नंबर चाहे अगर जीरो होगा तो क्या होगा, साइन जीरो इंटू पाई, मतलब कि ये बनेगा साइन जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अगर मैं यहाँ पे n के रिप्लेसमेंट में 1 लिखता हूं तो क्या होगा, साइन ऑफ पाई, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे n के रिप्लेसमेंट में 2 लिखता हूं तो क्या होगा, साइन ऑफ 2 टाइम पाई, तो ये भी आंसर क्या बन के आएगा, जीरो बन के आएगा। मतलब कि पाई के साथ अगर आप कोई भी इंटीजर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे फिर वो ओड हो या फिर वो इवन हो, तो उसका आंसर क्या बनता है, ऑलवेज जीरो बनता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम n पाई है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप n के इक्वल्स में 1 लेते हैं तो वो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के कारण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इवन नंबर है। अगर आप यहाँ पे n के इक्वल्स में 2 लेते हैं तो ये 2 फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये भी जाहिर सा है कि ये इवन नंबर है। तो कहने का जाहिर सा मतलब और ये साफ मतलब ये है कि साइन ऑफ 2 टाइम n पाई इसका आंसर ऑलवेज क्या बन के आएगा, जीरो बन के आएगा। तो यहाँ पे ये जो आपकी ये दोनों टर्म है ना, यहाँ पे साइन ऑफ 2 टाइम n पाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, जिसके कारण ये दोनों टर्म तो वेनिश हो जाएगी। लेकिन ये पाई प्लस पाई ये क्या हो जाएंगे, 2 टाइम पाई। तो फाइनल में आखिर में इस टर्म को हमने क्या कर दिया, जीरो। तो बचता क्या है, 1/2 इंटू द ब्रैकेट 2 टाइम पाई, जिसमें से 2 कैंसल हो जाएगा। तो आखिर में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पाई। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का जो रिलेशन था वो रिलेशन यहाँ पे क्या बन के आता है, देखिए I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई कोस ऑफ mx इंटू कोस ऑफ nx dx इज इक्वल्स टू पाई। तो ये कौन अलग अलग 3 केसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इन 3 केसेस में पहला केस क्या है कि यहाँ पे आपके पास कोस mx और कोस nx मतलब कि 2 कोसाइन सीरीज होनी चाहिए और उन 2 कोसाइन सीरीज का यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा केस कौन सा है कि यहाँ पे जो आपकी लिमिटेशन है वो लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, इवन या तो पीरियोडिक होनी चाहिए। तो पीरियोडिक से मेरा मतलब क्या है, माइनस पाई से लेकर पाई तक की, मतलब कि ये पूरी की पूरी लिमिटेशन पहले माइनस पाई से लेकर कहाँ तक जाती है, जीरो तक जाती है, फिर जीरो से आगे क्या जाती है, पाई तक जाती है। तो ये इतना लिमिटेशन का प्रपोर्शन कैसा है, ये यहाँ पे है नेगेटिव, और ये आपका जो लिमिटेशन का प्रपोर्शन है वो कैसा है, वो यहाँ पे है पॉजिटिव। तो कुछ इस तरह से आपके पास ये पीरियोडिक लिमिट है कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्रपोर्शन प्रेजेंट है। तो इसके कारण आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन या तो इवन होनी चाहिए या तो ये कैसी होनी चाहिए, पीरियोडिक होनी चाहिए। तीसरा रिलेशन या फिर तीसरी बेसिक कंडीशन कौन सी है,
तीसरी कंडीशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, m शुड बी इक्वल टू n। मतलब कि यहाँ पे दो कोसाइन सीरीज में जो भी ये आपका मल्टीप्लायर m है या फिर ये आपका मल्टीप्लायर n है, वो दोनों मल्टीप्लायर इक्वल होने चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स सेम बन जाएगी, जिसके कारण आप यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, फिर और स्क्वायर का आप यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन इस्तेमाल करके मॉडिफिकेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आपका m इज इक्वल्स टू n होना चाहिए, लिमिट पीरियोडिक होनी चाहिए और दो कोसाइन सीरीज का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो उस वक्त ये आपका इंटीग्रेशन क्या बन के आएगा, पाई बन के आएगा। सो आई होप कि आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और अगर आप कुछ इसी तरह से सभी रिलेशंस को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जहाँ पे आपको ये 6 रिलेशन वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप कुछ इसी तरह से 6 के 6 रिलेशंस को समझना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ इसी तरह से इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रिलेशंस वहाँ पे मिल जाएंगे।